हेलो क्लास 12 बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी। तो इससे पहले वाले हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस किया था, कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिस्कस किया था, और इससे पहले हम लोग डिस्कस किया था, बेसिक पार्ट डिस्कस किया था। तो अगर आप नए होंगे तो पुराने लेक्चर को देख करके आना, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। हालांकि ये पहले लेक्चर से और दूसरे लेक्चर से ये काफी इंडिपेंडेंट है। अगर आप नहीं भी देखे होंगे तो यहाँ से अगर आप स्टार्ट भी करते हैं तब पर भी आपको ये कंटेंट अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैं ये गारंटी देता हूँ। तो मेरा नाम विनय सिंह है। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी। ओके, तो देखो बेटा, ये सब टॉपिक जो होते हैं काफी प्रैक्टिकल टर्म्स होते हैं, यानी इसमें हमें काफी चीजें जो व्यवहारिक चीजें जो होती हैं उनसे हमें सीखने को मिलता है। तो सॉल्युबिलिटी देखो सिंपलेस्ट क्या मतलब होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स है या जो सॉलिड्स है इनको लिक्विड में डिजोल्व करना ही सॉल्युबिलिटी कहलाता है। अब देखो ये साइंटिफिक स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इसको अच्छे से आप रीड आउट कर सकते हो कि हमें लैंग्वेज में कैसे इसको स्टेटमेंट देना होगा। तो स्पेशली क्या लिखा गया है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड। तो इसमें सॉलिड क्या है, सॉल्यूट है, और हम जानते हैं कि सॉल्यूट क्या होता है, जो कम पार्ट होते हैं, यानी जो हमारे सॉल्यूशन में जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं उनको सॉल्यूट से इंडिकेट करते हैं, और जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं उनको सॉल्वेंट से इंडिकेट करते हैं। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब देखो इसमें क्या लिखा गया है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट इज सॉल्यूट इन ग्राम्स विच कैन डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ 100 ml ऑफ लिक्विड्स। बेटा यहाँ पर आप लिक्विड कर लेना, 100 ml ऑफ लिक्विड। ओके, अब देखो स्पेशली 100 ml ऑफ लिक्विड टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब सिंपली ये है कि पूरी तरह से वो क्या हो जाए, मिसिबल हो जाए, यानी कि जो आपका सॉल्यूट है आपका पूरी तरह से लिक्विड में क्या हो जाए, मिसिबल हो जाए। तो ऐसे कंटेंट को या ऐसे टर्मिनोलॉजी को सॉल्युबिलिटी बोला जाता है, और ये किसी न किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा। तो यहाँ पर एट दैट टेम्परेचर भी वर्ड आप यूज कर सकते हो। तो सॉल्युबिलिटी का सिंपलेस्ट मतलब है कि सॉल्यूट का डिसॉल्व होना ही लिक्विड में, लिक्विड का मतलब सॉल्वेंट में ही, एट दैट टेम्परेचर, इसी को क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो अब देखो सॉल्युबिलिटी अगर समझ में आ गया है तो सॉल्युबिलिटी हमारे सिलेबस में दो केस में स्टडी करना है। एक सॉलिड का लिक्विड में स्टडी करना है, एक सॉलिड का लिक्विड में स्टडी करना है, यानी सॉल्युबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड। और दूसरा हमें केस स्टडी करना है सॉल्युबिलिटी गैस इन लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी गैस इन लिक्विड ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, आगे एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। क्योंकि सॉल्युबिलिटी गैस इन लिक्विड में हम लोग क्या सीखते हैं, हेनरी लॉ को सीखते हैं। तो उससे पहले हमारे पास क्या आता है, सॉल्युबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड आता है। तो ये भी हमारे सिलेबस में है, ये भी आसान टॉपिक है, आसानी से इसको समझ लेते हैं। तो सॉल्युबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड का स्पेशली ये मतलब है कि आपके पास जो सॉल्यूट होगा, जो सॉल्यूट होगा वो सॉलिड होगा, और जो आपका सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा। यानी जैसे एक चम्मच चीनी है या एक चम्मच आपके पास नमक है, एक गिलास पानी में डिजोल्व करते हो, तो एक चम्मच बेटा क्या हो गया, सॉल्ट या चीनी, ये सॉल्यूट हो गया, और जो आपका एक गिलास पानी है दैट इज सॉल्वेंट हो गया। तो हमें इसी को अच्छे से पढ़ना है, और इसकी सॉल्युबिलिटी के लिए क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, इनके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं ताकि हमारा सॉल्युबिलिटी और अच्छा हो जाए, तो इसी के बारे में हमें स्टडी करना है। आई होप इतनी बातें क्लियर कर लिए। अब देखो इसमें मैंने अलग से लिखा भी है क्या क्या इसमें और भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ सकते हैं। जब आपका सॉलिड सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट आपका लिक्विड होगा, तो क्या क्या हमारे और फीचर्स इसमें ऐड हो सकते हैं। देखो तो इसमें देखो सॉल्युबिलिटी के लिए हमारे पास क्या होता है कि कैसे उसमें डिजॉल्व होते हैं। तो जैसे देखो इसमें टर्मिनोलॉजी आता है लाइक डिजॉल्व लाइक और अनलाइक डिजॉल्व अनलाइक। तो लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब ये हो गया कि जैसे पोलर कंपाउंड्स होंगे, जो पोलर कंपाउंड्स का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो हमारे पास H2O है जिसमें दो एटम्स का, यानी दो एटम जो होंगे उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ऐसे वाले को पोलर कंपाउंड्स कहा जाता है। जैसे मान लो बेटा मेरे पास HF है, तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, तो ये दो डिफरेंट एटम्स हैं। तो दो डिफरेंट एटम्स यानी जब उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो ऐसे वाले कंपाउंड्स को पोलर कंपाउंड्स कहा जाता है। तो वही वो कहना चाहता है कि पोलर कंपाउंड डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट, यानी पोलर कंपाउंड्स डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स। तो उसी को शॉर्ट में लिखते हैं लाइक डिजोल्व लाइक, यानी समान लोग समान में डिजोल्व होते हैं, यानी कि जो सिमिलर कंपाउंड या जो समान मॉलिक्यूल्स है वो समान वाले सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं। तो जैसे कि मान लो हमारे पास HF है, तो ये भी क्या हो गया, पोलर कंपाउंड्स है। पानी भी क्या होता है, पोलर कंपाउंड्स होता है। तो HF क्या होगा, पानी में अच्छे से सॉल्युबल होता है। मेरी बात समझ गए। अब वही दूसरा क्या है कि हमारे पास जैसे मान लो बेटा जैसे ये बेंजीन है C6H6 है, तो ये सब नॉन पोलर है, ये सब क्या है जी, नॉन पोलर है। तो थोड़ा इसको ऊपर वाले को पहले मिटाते हैं, फिर थोड़ा और अच्छे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अब जरा देखो इसमें मैंने क्या बोला, इसमें आपके स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि पोलर कंपाउंड डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट
एंड नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो एग्जांपल देखो, जैसे H2 भी पोलर है, HF भी पोलर है, तो पोलर किस में डिजोल्व है? पोलर वाले में। जैसे बेंजीन देखो एक नॉन पोलर है, तो ये किस में डिजोल्व होगा? यानी ईथर्स में। इससे रिलेटेड जो आपके नॉन पोलर्स होंगे, सिंपलेस्ट मतलब क्लियर होगा कि बेंजीन एक नॉन पोलर होता है, तो बेंजीन किस में डिजोल्व होगा? यानी जो नॉन पोलर डिजोल्व होंगे नॉन पोलर्स में, तो बेंजीन एक नॉन पोलर था जो कि नॉन पोलर में डिजोल्व होगा अच्छे से। तो इसका सिंपलेस्ट मतलब क्लियर कर लिए कि लाइक डिजोल्व लाइक और अनलाइक डिजोल्व अनलाइक, यानी पोलर कंपाउंड डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर कंपाउंड डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब आगे देखो चलते हैं इसमें, और अब इसमें देखो मैंने एक नोट और लिखा है, जब सॉलिड से लिक्विड जाएगा एट इक्विलिब्रियम, ये साइन बेटा क्या होता है? रिवर्सिबल साइन शो करता है आपके पास इक्विलिब्रियम, यानी ये साइन आपको क्या शो कर रहा है? रिवर्सिबल साइन शो कर रहा है। तो पर्टिकुलर जब ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो जब ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो सिंपलेस्ट का मतलब हो गया कि सॉलिड से लिक्विड जाएगा। जब सॉलिड से लिक्विड जाएगा तो इस प्रोसेस को कहते हैं रेट ऑफ डिसोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट ऑफ डिसोल्यूशन बोला जाता है। जब ये लिक्विड से सॉलिड की हो जाएगा तो क्या बोलते हैं इसको? स्टेप को रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जब लिक्विड से सॉलिड की ओर जाएगा, जैसे देखो आइस का बनना हो गया तो लिक्विड से सॉलिड जाता है, और जब आपका सॉलिड से लिक्विड जाएगा तो इस प्रोसेस को डिसोल्यूशन बोला जाता है। तो जब दोनों ही सिचुएशन आपस में यानी कि इक्वल हो जाएंगे तो ऐसे वाले को इक्विलिब्रियम बोला जाता है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया? आप डिसोल्यूशन के केस में यानी सॉल्यूशन के केस में रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये कंडीशन होगा इक्विलिब्रियम के लिए होगा। समझ गए अच्छे से? अब देखो, तो फॉर आयनिक कंपाउंड्स, क्योंकि आपके पास इसमें स्पेशली क्या सीखना है, जो हमारे पास सॉलिड कंपाउंड्स होते हैं ये आपके पास जैसे NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है, या NaNO3 हो सकते हैं। बेसिकली क्या हो गया? आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम लोग स्टडी करते हैं फॉर अ सॉल्युबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड के लिए। देखो इसमें क्या कहना चाहता है, फॉर आयनिक कंपाउंड्स सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन, यानी आयनिक कंपाउंड्स की जो सॉल्युबिलिटी है दो फैक्टर्स पे डिपेंड्स करता है। पहला बेटा क्या हो गया? लैटिस एनर्जी हो गया। अब बोलोगे देखो ये लैटिस एनर्जी क्या है, तो थोड़ा इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। लैटिस एनर्जी, और दूसरा बेटा देखो क्या होता है? हाइड्रेशन एनर्जी होता है। दूसरा हमारे पास क्या होता है? हाइड्रेशन एनर्जी होता है। तो अब देखो अच्छे से इसको, फॉर आयनिक कंपाउंड सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी क्या होता है? देखो लैटिस एनर्जी सिंपलेस्ट क्या होता है, जैसे हमारे पास NaCl है, NaCl किस फॉर्म में होता है? सॉलिड के फॉर्म में है। अब सॉलिड से मेरे को क्या करना है? इसको तोड़ना है कैटायन और एनायन में, तोड़ना है इसको मेरे को कैटायन और एनायन में। तो ये Na+ में टूटेगा और बेटा ये Cl- में टूटेगा, दोनों ही गैसियस मीडियम होंगे। और इसमें जब तोड़ोगे तो तोड़ने के लिए क्या होगा? एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसी एनर्जी को कहते हैं लैटिस एनर्जी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? इसे इसको लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो लैटिस एनर्जी का जो टर्मिनोलॉजी आता है फॉर आयनिक कंपाउंड्स के लिए आता है। किसके लिए आता है? फॉर आयनिक कंपाउंड्स का डिकम्पोजिशन के लिए आता है। तो यानी कि एक मोल आयनिक कंपाउंड्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जाती है दैट एनर्जी इज नोन एज लैटिस एनर्जी। अब ये टूटेगा तो किस में टूटेगा? गैसियस कैटायन में टूटेगा और गैसियस एनायन में टूटेगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये यानी कि आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं, प्लस माइनस से जुड़े होते हैं। तो स्पेशली जब इसको तोड़ोगे तो प्लस में टूटेगा दैट इज कैटायन, और माइनस में टूटेगा तो दैट इज एनायन हो गया। तो गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन में आयनिक कंपाउंड्स का तोड़ना ही, और तोड़ने के लिए जो एनर्जी सप्लाई की जाती है दैट एनर्जी इज नोन एज लैटिस एनर्जी। आई होप कितनी बातें क्लियर कर गए। अब दूसरा देखो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है। अब हाइड्रेशन एनर्जी सिंपलिस्ट क्या होता है कि पानी जो होता है सिंपलिस्ट है, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। तो ये क्या करता है? पानी जो होता है या जो सॉल्वेंट होते हैं ये मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर डिजोल्व कर लेते हैं, यानी इसको अपनी ओर में क्या कर लेते हैं? डिजोल्व कर लेते हैं, घोल लेते हैं। तो जो आपके सिंपलिस्ट गैसियस कैटायन है और गैसियस एनायन है, तो ये पानी से क्या करेंगे? इंटरैक्ट करेंगे, तो ये आसानी से घुल जाएंगे। अब घुलने के बाद क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होता है, तो दैट एनर्जी इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। दैट एनर्जी इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। यानी जो भी आपके पास गैसियस कैटायन है और गैसियस एनायन है, इनको पानी में क्या करेगा, यानी पानी क्या करेगा? आसानी से इसको डिजोल्व कर लेगा। तो उस दौरान क्या होगा? जो एनर्जी रिलीज होगा दैट एनर्जी इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। बेटा इसको ऐसे बोल सकते हो कि द इवोल्यूशन ऑफ हीट या द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन गैसियस मॉलिक्यूल डिसॉल्व इन सॉल्वेंट दैट इज वाटर। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन गैसियस मॉलिक्यूल, या फिर सिंपलेस्ट कह सकते हो आयंस डिसॉल्व इन वाटर मॉलिक्यूल। आयंस का वाटर मॉलिक्यूल में घुलना और उस दौरान जो हीट रिलीज होगा दैट एनर्जी इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी।
बेटा हाइड्रेशन एनर्जी समझ गए, यानी जितना अच्छे से पानी में घुलेगा उतना एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। अगर समझो कि डेल्टा एच नेगेटिव जा रहा है, अगर जितना ज्यादा नेगेटिव में एनर्जी है तो समझना ये है कि उसका सॉल्युबिलिटी उतना ही अच्छा है। तो इतनी बातें आपको अच्छे समझ में आ गया। अब देखो इसमें तो हमें ये भी जानना होगा कि स्पेशली फॉर अ ग्रेटर सॉल्युबिलिटी क्या हो सकता है। समझो फॉर अ ग्रेटर सॉल्युबिलिटी के लिए क्या होता है कि हाइड्रेशन एनर्जी एक्सीड देन लैटिस एनर्जी, यानी अगर हमें आयनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी को ज्यादा प्रेडिक्ट करना होगा या हमें से कोई क्वेश्चन पूछे कि आयनिक कंपाउंड्स किस केस में ज्यादा सॉल्युबल हो सकता है, तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी से, तब क्या होगा कि सॉल्युबिलिटी उसकी ज्यादा होगा। मेरी बात समझ गए अच्छे से, यानी हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से अगर ज्यादा होगा तब आयनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी क्या होगा, मैक्सिमम केस में होगा, यानी पीक केस में होगा, सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी उसी केस में होगा हाइड्रेशन एनर्जी जब ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी से। इतनी बात क्लियर कर लिए। अब देखो इसमें दूसरा हमारे पास होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आता है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में बेटा जी सिंपलेस्ट क्या होता है, देखो जैसे हमने सॉलिड को क्या कर लिया, यहाँ पर ये सॉलिड है, यानी सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है, यानी सॉलिड का लिक्विड में डिसोल्यूशन में सीखना है, और ये सॉलिड किस फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में है। अब इसमें स्पेशली देखो, यानी जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो सॉलिड्स होते हैं, इनका लिक्विड में घोलना जो होता है ये इंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। तो देखो मैंने ब्रैकेट में यहाँ पर कहीं इंडोथर्मिक लिखा भी है। इंडोथर्मिक का स्पेशलिस्ट मतलब होता है कि टेम्परेचर दोगे तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। ये रिएक्शन के माध्यम से हमें समझना है, ये हमें रिएक्शन के माध्यम से समझना है, यही सब साइंटिफिक भाषा हमें अच्छे से स्टडी करना है। तो अब जरा देखो ये सॉल्यूट हो गया दैट इज सॉलिड, ये सॉल्वेंट है दैट इज लिक्विड। अब ये रिएक्शन कैसा है, इंडोथर्मिक है। तो इंडोथर्मिक में अगर मैं हीट सप्लाई करूंगा, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा, देखो मैंने यहां लिखा भी है टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस। रीजन पूछेगा तो क्या बताओगे, बिकॉज सॉलिड इन लिक्विड प्रोसेस इज इंडोथर्मिक, हायर द टेम्परेचर ग्रेटर विल बी सॉल्युबिलिटी। क्यों, क्योंकि इंडोथर्मिक है। तो इंडोथर्मिक के लिए हमें टेम्परेचर को ज्यादा देंगे, यानी हम टेम्परेचर ज्यादा देंगे तो रिएक्शन कहां शिफ्ट होगा, सॉल्यूशन की हो जाएगा, और सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी है। तो हायर टेम्परेचर ग्रेटर विल बी सॉल्युबिलिटी। इतनी बातें अच्छे समझ गए। आई होप कि अब इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। यानी टेम्परेचर वाले केस में आयनिक कंपाउंड, देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल समझो, इसको देखो रटना नहीं है। जैसे मैं देखो चीनी को आप स्पेशली क्या ना कि एक गिलास में यानी कि आप डिजोल्व करते हो, तो जब आप उसको टेम्परेचर दे दोगे तो चीनी क्या होगा, पानी में जल्दी घुल जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखो, नमक को पानी में डाल दो तो हम उसको चम्मच से क्या करते हैं, स्टीयर करते हैं, यानी चम्मच से स्टीयर करने का मतलब क्या हो गया, हम उस पर टेम्परेचर रेज कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। तो नमक में यानी स्पेशली क्या कहते हैं, पानी में जो आप नमक डालते हो या चीनी डालते हो, अगर टेम्परेचर दे दोगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, जल्दी डिजोल्व हो जाएगा, यानी चीनी और नमक पानी में जल्दी घुल जाएगा जब आप टेम्परेचर को देते हो। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है, ये हम सभी घर में क्या है ना कि इसको देखते हैं, करते भी चले आ रहे हैं। तो आई होप कि अब आपको ये सारे कंटेंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखो इसमें आगे चलते बेटा, अब मेरे पास अगला इसमें इफेक्ट आएगा, यानी हमें सॉलिड का लिक्विड में हमें क्या सीखना है, सॉल्युबिलिटी सीखना है। तो ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो सॉलिड को लिक्विड्स में इंक्रीज करा सकता है। तो सिंपलेस्ट इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, बाकी जो ऊपर के इन्फॉर्मेशन से ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन थे कि कैसे इसमें सॉल्युबिलिटी हमें देखना होता है सॉलिड का लिक्विड को लेकर के। ठीक है, अगला देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर बेटा। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर सिंपलेस्ट क्या होता है कि हैज अ वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। अब इस पे देखो आगे क्या लिखा है, बिकॉज सॉलिड इन लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, यानी प्रेशर का इफेक्ट जो होता है सॉलिड और लिक्विड पे क्या होता है, लिटिल इफेक्ट होता है या वेरी नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं ये हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, क्योंकि इनका प्रेशर जब दोगे, जैसे मैंने चीनी का देखो या जैसे मेरे को नमक देखो, अब स्पेशली इन पर मैं प्रेशर दूंगा तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे आपने एक चम्मच चीनी है आपने पानी में डाल दिया, अब नॉर्मल आप प्रेशर लगा रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, क्योंकि ये जो सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनका जो यानी कि जो कंप्रेसिबल फैक्टर्स होता है ये बिल्कुल लेस होता है, ये ना के बराबर होता है, इसलिए इसका प्रेशर का जो इफेक्ट होता है नेग्लिजिबल होता है। क्लियर हो गया। अब देखो दूसरा बेटा हमें इसमें स्टडी करना है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी गैस इन अ लिक्विड से। तो इसके देखो पहले फैक्टर्स पढ़ लेते हैं, पहले फैक्टर्स देखो ये पढ़ लेते हैं कि इसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकता है। सॉल्युबिलिटी गैस इन लिक्विड, यानी हमें गैस का लिक्विड में क्या देखना है, डिसोल्यूशन देखना है।
यानी गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सॉल्यूट होगा, और लिक्विड क्या होगा आपके पास, सॉल्वेंट होगा। इतनी बातें माइंडसेट कर लिए। जैसे आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो बेटा, सिंपलेस्ट क्या होता है, सॉफ्ट ड्रिंक होता है। तो सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, सॉल्यूट होता है, और जो इसमें लिक्विड्स होता है वो सॉल्वेंट्स होता है। तो हमें इसी को अच्छे से समझने का प्रयास करना है। इसी कंसेप्ट में क्या होता है कि हेनरी लॉ भी आएगा, तो आप मेरे साथ बने रहें तो ज्यादा अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो आप एनसीईआरटी से बिल्कुल आप फ्री फॉर्म हो जाएंगे, जो मैंने आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो इसमें पहला जो फैक्टर्स होता है, नेचर ऑफ गैस होता है। क्या होता है बेटा जी, इसमें नेचर ऑफ गैस हो गया, क्योंकि कुछ गैसेस के जो लिक्विफेबल जो होता है, कुछ गैसेस होते हैं पानी में आसानी से डिजोल्व हो जाते हैं, और तो नेचर ऑफ गैस हो गया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट हो गया। यानी डिफरेंट, जैसे सॉल्वेंट का मतलब जैसे पानी हो गया, पानी के बाद हमारे पास और भी सॉल्वेंट्स आते हैं, जैसे ईथर्स आते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, क्लोरोफॉर्म आ गया, दीज आर द सॉल्वेंट्स, यानी कि स्पेशली ये सभी सॉल्वेंट होते हैं। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड करेगा, अगर सॉल्वेंट को बदल दोगे तो उसकी सॉल्वेबिलिटी वहां पर कुछ अलग हो जाएगा, गैसेस को चेंज कर दोगे तो इसकी सॉल्वेबिलिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा बेटा जी। अब देखो मैंने इसमें और भी चीजें ऐड किया है, जैसे CO2 गैस आर फाउंड टू बी मोर सॉल्युबल इन सॉल्वेंट, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसका इसमें एक क्रिटिकल टेम्परेचर वैल्यू आता है, तो सभी गैसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये पानी में क्या ना कि बहुत ज्यादा सॉल्युबल्स होता है। पानी ही क्या मतलब सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल माना जाता है, मतलब सॉल्युबल मतलब ज्यादा इसको देखा गया सॉल्युबिलिटी इसकी यहाँ पर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर फाउंड टू बी मोर सॉल्युबल इन सॉल्वेंट। इसके अलावा देखो जैसे HCl भी है, अमोनिया गैस भी है, ये भी क्या होते हैं बेटा, वाटर में जो होता है बहुत आसानी से सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये सब क्या होते हैं पानी से आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं। पानी से जब रिएक्ट कर जाएगा तो आसानी से क्या हो जाएगा, इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि जब रिएक्शन भी हो जाएगा तो आसानी से क्या हो जाएगा, वो प्रोडक्ट बना लेगा, वो आसानी से क्या हो जाएगा, उसके साथ एकदम बॉन्डिंग बन जाएगा। तो वो पानी में घुलने का मतलब क्या हो गया कि दीज लाइक रिएक्शंस, अब वो रिएक्शन हो जाएंगे तो मतलब कुछ ना कुछ उसमें प्रोडक्ट बन जाएगा। अब प्रोडक्ट बनने का मतलब क्या हो गया, स्टेबल बन जाएगा, स्टेबल का मतलब वो सॉल्युबल हो जाएगा। इसका मतलब समझ पाओगे ऐसे, ठीक है। तो नेचर ऑफ गैस हो गया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट हो गया, तो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये सॉल्युबल जो होता है, सबसे ज्यादा सॉल्युबल होता है सॉल्वेंट में। बाकी HCl है, अमोनिया भी है, ये भी पानी में क्या होते हैं, ज्यादा सॉल्युबल पाए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर रिएक्शन टेक प्लेस कर जाता है पानी के साथ, और बनने के बाद क्या होता है कि स्टेबल प्रोडक्ट बन जाता है। अब देखो अगला बेटा इसमें केस है, जैसे हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को लेकर के, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब देखो इसमें एक नोट लिख लो, डिसोल्यूशन ऑफ गैस ऑलवेज एक्सोथर्मिक। जब सॉलिड का लिक्विड के साथ कर रहे हैं तो इंडोथर्मिक था, गैस का लिक्विड के साथ क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो ये मैंने लिखा है डिसोल्यूशन ऑफ गैस ऑलवेज एक्सोथर्मिक। अब देखो एक्सोथर्मिक अगर बेटा होगा तो एक्सोथर्मिक के दौरान क्या होता है कि टेम्परेचर लोअर करोगे, टेम्परेचर अगर लोअर करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखो इसी को समझाने के लिए यहाँ पर क्लास 11 में कॉन्सेप्ट आता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल आता है। अगर ये सब नहीं भी जानोगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आप बुक को देखोगे तो इसमें ये सब क्या ना कंटेंट आ जाता है। कुछ बच्चे क्या ना कि 11 पढ़ते नहीं अच्छे से हैं, तो सोचेंगे देखो ये ली चैटलियर कहाँ से आ गया, तो आप परेशान हो जाते हो अच्छे से, ये कौन सी बला आ गया, ये कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया ली चैटलियर प्रिंसिपल। फिर आप जाके देखोगे इसमें क्या होता है, क्लास 11 में ऐसे लिखा रहता है, या एनसीईआरटी देखोगे तो लिखा रहता है सी रेफर्ड पेज फला इतना, क्लास 11 जाकर के, तो इतना टाइम नहीं होता जाकर 11 देखने के लिए। तो ये क्लास 11 का कंसेप्ट है। तो ये क्या कहना चाहता है, तो स्पेशली क्या हो गया, गैस हो गया आपके पास सॉल्यूट, लिक्विड क्या हो गया आपके पास सॉल्वेंट, ये हो जाएगा सॉल्यूशन। तो डिसोल्यूशन ऑफ गैस यानी गैस का जब लिक्विड में डालोगे तो क्या होता है, सेंसेशन होता है, हीट रिलीज होता है, और हीट का रिलीज होना प्रोसेस बेटा क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक कहलाएगा। अगर ये एक्सोथर्मिक होगा तो ली चैटलियर ये कहता है कि उस केस में टेम्परेचर को लोअर कर दो, टेम्परेचर को क्या कर दो, फॉल डाउन कर दो, एकदम कम कर दो। क्योंकि अगर बेटा टेम्परेचर ज्यादा दोगे तो हीट क्या होगा, ज्यादा निकलेगा, और सॉल्यूशन क्या होगा, कम बनेगा। तो इसलिए क्या होता है कि अगर हीट ज्यादा निकल रहा है तो उस केस में क्या करो, टेम्परेचर कम कर दो। तो इसी प्रिंसिपल को बोलता है ली चैटलियर प्रिंसिपल, कहता है कि अगर रिएक्शन, इफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो हम टेम्परेचर क्या कर दें, लोअर कर दें, तो क्या होगा, हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। फॉरवर्ड में क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी है, सॉल्यूशन मतलब सॉल्युबिलिटी। तो फॉर अ ग्रेटर क्राइटेरिया फॉर अ सॉल्यूशन या फिर सॉल्युबिलिटी, इसीलिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को लोअर कर देते हैं। मेरी बात समझ गए, क्योंकि ली चैटलियर ये कहता है कि यदि टेम्परेचर लोअर करोगे तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड में क्या है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्युबिलिटी है। तो इसीलिए टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी में जो रिलेशंस होता है ये बेटा इनवर्सली होता है।
इस पॉइंट को अच्छे से 60 गांठ बांध लो, क्योंकि इस पर क्या है कि बोर्ड में एक क्वेश्चन बना हुआ है और इसी के बाद हमारा कंटेंट जुड़ेगा हेनरी लॉ बेटा। तब तक पहले आप इसका अच्छे से नोट डाउन कर लो। तो बेटा इसमें देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो हमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर को काफी अच्छे से सीखना है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम लेवल पे जितने भी देखो साइंटिफिक नेम होते हैं, चाहे वो रिएक्शन को लेकर के हो गया, चाहे वो डेफिनेशन को लेकर के हो गया, चाहे वो एप्लीकेशन को लेकर के हो गया, तो इस पे हमारे बोर्ड में लेकर के या हमारे कोई भी एकेडमिक एग्जाम होगा या प्रॉब्लम सीट आप करोगे तो उनमें क्या है, इस पे क्वेश्चन आपको दिखता ही दिखता है। तो हमें जो भी नेम रिएक्शंस होंगे या जो भी साइंटिफिक नेम्स होंगे उनकी डेफिनेशन, उनकी एप्लीकेशन को अच्छे से डाइजेस्ट करना होता है। और देखो हेनरी लॉ मेरे हिसाब से बहुत काफी सिंपलेस्ट है, अभी थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, फिर इससे जो प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखेंगे वो आसपास पे दिखते हैं, तो इसको आज से हेनरी लॉ का जो फोबिया है ना वो खत्म हो जाएगा। देखो क्या कहता है, तो स्पेशली देखो थोड़ा मैं इसमें बेटा कंटेनर से समझाना चाहता हूं। जैसे हमारे पास कोई कंटेनर है, इसमें हमारे पास ये लिक्विड्स है और ये हमने इसमें गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं और ये ऊपर से प्रेशर हमने इस पर एक्सर्ट किया है। ये लिक्विड्स है और बेटा ये हमारे पास क्या है, गैसियस है। गैसियस को मैंने थोड़ा बबल्स बना दिया है, सर्कल से बना दिया है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट देखो हेनरी लॉ ये कहता है कि जब आप प्रेशर दोगे, जब आप बाहर से प्रेशर दोगे तो अंदर की जो गैसेस है इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा, इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपलेस्ट यही मतलब है। तो अब देखो इसको वर्डिंग में कैसे लिखोगे, वर्डिंग बेटा ये लिखोगे द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, इसको आप स्टेटमेंट में लिख लो अच्छे से, द पार्शियल। अब देखो पार्शियल प्रेशर का सिंपलेस्ट क्या मतलब होता है, थोड़ा इसको समझ ले, या अभी थोड़ा सा आगे जब पढ़ोगे वेपर प्रेशर, तो जो इसमें बेटा गैस प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जो प्रेशर यानी जो गैसेस जो होते हैं, जब आप इक्विलिब्रियम में देखोगे, देखो सिंपलेस्ट इसका मैं थोड़ा सा और अच्छा समझाना चाहता हूं। जैसे आपके पास बीकर होता है या जो कंटेनर होता है, आप उसको पानी बॉयल करते हो, उसको ढक्कन से क्या करो, ढक दो अच्छे से, तो जो उसके बबल्स बनेंगे, जो उसके बबल्स बनेंगे यानी कि जो पानी के ड्रॉपलेट्स होंगे, जो आप उसको क्लोज किए रहोगे, तो वो बबल्स क्या होंगे, पानी पर यानी लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो बेटा उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर कहा जाएगा। और जो गैसेस के टर्म्स में होगा तो उसको पार्शियल प्रेशर कहा जाएगा। आई होप इतनी मतलब समझ गए। यानी जब गैसेस ऊपर जाएगा और ढक्कन बंद रहेगा तो क्या होगा, वो प्रेशर यानी जो गैसेस होंगे लिक्विड में प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो उस प्रेशर को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर कहते हैं। पार्शियल का मतलब बहुत ज्यादा ताकतवर प्रेशर नहीं होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता वो चीज, इसलिए इसको नाम दिया गया पार्शियल दिया गया। जब लिक्विड के केस में आओगे, यानी जो लिक्विड के केस में आओगे, तो जो आपके ड्रॉपलेट्स होंगे पानी के और वो लिक्विड पे प्रेशर जो एक्सर्ट करेगा, तो उस प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर कहा जाता है। तो इसके बाद का जो कंटेंट आएगा हेनरी लॉ के बाद, जब पढ़ते हैं राउल्ट लॉ पढ़ते हैं या वेपर प्रेशर पढ़ा जाएगा, तो उसमें वेपर प्रेशर का टर्मिनोलॉजी आता है। तो आई होप कि इतने प्रैक्टिकल एग्जांपल से बच्चे से आप समझ गए होंगे। तो बेटा साइंस को पढ़ो तो बुक्स को रटना नहीं है, हमें उसको क्या ना कि अपने दैनिक जीवन एग्जाम्पल से रिलेट करना है, हमें उनको समझना है कि हमारे नेचर में कहाँ कहाँ ये एग्जाम्पल दिखते हैं। अगर आप ऐसे सीखोगे तो केमिस्ट्री है या फिजिक्स है या नो डाउट जो मैथमेटिक्स में, इनको प्रैक्टिकल की तरीके से रिलेट करोगे या एनिमेशन के माध्यम से सीखोगे तो काफी आसान हो जाएगा कंटेंट। तो मैं इसमें स्टेटमेंट लिख देता हूं, क्योंकि आपको इसमें वर्डिंग भी लिखना होता है, क्योंकि बोर्ड लेवल पे या एकेडमिक लेवल पे डेफिनेशन भी आता है, तो हिंदी में तो लिखना नहीं है, तो इसका वर्डिंग क्या बनेगा, देखो द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली proportional to the solubility। आप मेरे साथ साथ इसको लिखते भी चलेंगे, अगर आप नोटबुक लेके चलते रहेंगे या लिखते भी रहेंगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो क्या मैंने लिखा है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस। अब इसको ब्रैकेट में लिख लेना इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, यानी हम इसको कॉन्सेंट्रेशन टर्म से रिलेट करेंगे। इसलिए पहले देखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ाया गया था, तो इसमें हम लोग क्या कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज करेंगे, मोल फ्रैक्शन यूज किया जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा ब्रैकेट में, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को किससे एक्सप्रेस करेंगे, इसमें हम मोल फ्रैक्शन से बेटा इंडिकेट किया जाएगा। तो अब देखो
जनरली क्या होता है, ये हमारे पास हम लोग गैसेस क्या यूज करोगे इस पे, सॉल्यूट। और सॉल्यूट का सिंबल मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था, मैं आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दूंगा पहले लेक्चर का, पहला और दूसरा भी ऐड कर दूंगा। तो सॉल्यूट का सिंबल बेटा क्या होता है, बी होता है। तो अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, तो उसी रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा इसको देखो, पी मतलब पार्शियल प्रेशर, बी मतलब क्या था, सॉल्यूट, जो कि क्या है, गैसेस है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एक्स बी। अब देखो इसी को क्या बोलते हैं, आपका जो मोल फ्रैक्शन होता है, इसी को किसी बुक्स में चाय या फिर जीटा या फिर इसको कुछ लोग काई पढ़ते हैं, या फिर इसको सी एच आई चाई, या फिर इसको काई, या फिर इसको शॉर्ट में जीटा। सिंपल मेरा फंडा है, कुछ ना पढ़ो इसको एक्स पढ़ो, यहाँ पर इतना लोचा नहीं करना है इसको। तो अब देखो क्या हो गया, जैसा बोला गया है वैसा इसका क्या बन जाएगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो देखो क्या हो गया, पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सबी, एक्सबी बोले तो मोल फ्रैक्शन हो गया, समझ गए अच्छे से। बी क्या था, गैस था, गैस का मतलब क्या हो गया, इसमें सॉल्यूट है, तो इसीलिए क्या हो गया, पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो हमने मोल फ्रैक्शन क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है। तो बेटा जी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या ब्रैकेट में आप अच्छे से थोड़ा सा और इसको इवेलुएट कर दो, दिस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस। क्या हो जाएगा, ये सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस हो गया। अब देखो हम जानते हैं जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो राइट साइड में कुछ कांस्टेंट जोड़ा जाएगा, और इसको किसने दिया है, महान साइंटिस्ट कौन है, भाई साहब हेनरी लॉ है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, पीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एच एक्स बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीबी इक्वल टू के एच एक्स बी हो जाएगा। अब के एच को लिखो, वेयर के एच इज हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट किसने दिया था, हेनरी ने दिया था, तो इसी के सम्मान में क्या यूज करोगे, हेनरीज कांस्टेंट यूज किया जाएगा। बात समझ गए अच्छे से। अब देखो यहां पर मैं थोड़ा सा रिलेट करना चाहता हूं, तो के एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी बी डिवाइड बाई एक्स बी, जरा अच्छे समझो। अब देखो के एच में एक्स बी में क्या रिलेशन दिखता है, इनवर्सली दिखता है। ये एक्स बी है क्या बेटा जी, सॉल्युबिलिटी है, ये सॉल्युबिलिटी को इंडिकेट करेगा। अच्छे से समझ पाए, देखो कैसे हमारा थ्योरी बना, कैसे फॉर्मूला बना, कैसे हमारे न्यूमेरिकल या फिर कैसे हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। इन्हीं को देखो मैं आपको एक दूसरे से लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप कि आप ऐसे चीजें समझ के चले जाओगे। तो के एच क्या है, एक्स बी के इनवर्सली है, एक्स बी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी होता है। अब जरा देखो इससे क्या हम समझाना चाहते हैं आपको, सॉल्युबिलिटी में और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है, दैट इज इनवर्सली होता है। तो इसको क्या लिख सकते हो, यहां पर भी टेम्परेचर को ऐसे इंडिकेट कर सकते हो। अब देखो सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर से क्या था, अभी पढ़ा चुके हैं, गैसेस का जो प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक होता है, तो टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी में क्या हो गया रिलेशन, इनवर्सली हो गया। तो केएच का टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा बेटा जी। तो केएच का टेम्परेचर से क्या हो जाएगा, डायरेक्टली रिलेशन हो जाएगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन बिहाइंड द हेनरीज लॉज। अब देखो इसमें क्या हो गया, अगर केएच कम है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा बेटा जी, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। केएच कम तो देखो यूनिवर्सली है ना, केएच कम तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस पर भी क्या ना क्वेश्चन बन जाता है। जैसे मान लो कि हमारे पास 3-4 वैल्यू क्या है ना, अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग केएच की वैल्यू देता है, अलग अलग गैसेस के लिए क्या देता है, अलग अलग केएच की वैल्यू देता है। जैसे मान लो कि हमारे पास O2 है, N2 है, CO2 है, इनकी मान लो कि सपोज बेटा वैल्यू, मतलब एक रफ आइडिया ले लेता हूं। जैसे मान लो कि हमारे पास इनकी वैल्यू दिया गया 1.5 दिया गया एटीएम या बार दिया है। देखो इसका यूनिट क्या होगा, केएच का बेटा यूनिट क्या होगा, क्योंकि एक्स भी तो मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ऊपर भी मोल होता है नीचे भी मोल होता है, मतलब इंडिविजुअल मोल डिवाइड बाय टोटल मोल होता है। तो ऊपर मोल नीचे मोल कट जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा। तो क्या बचा मेरे पास, यानी केएच क्या हो गया, पीवी के डायरेक्टली हो गया। पी मतलब बोले तो प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटीएम होता है या फिर बार होता है या फिर टॉर होता है। तो ये आपका कुछ भी दे सकता है, ये एटीएम दे सकता है। तो चलो मैं सपोज इसमें बार में ले लेता हूं, क्योंकि जनरली क्या ना बार में फेमस है। फिर मान लो कि आपके पास ये 2.0 दिया गया, बार दिया गया है, इसकी वैल्यू मान लो बेटा जी सपोज 0.5 बार दिया गया है। तो पूछेगा अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी या विच गैस इज मोर सॉल्युबल इन लिक्विड। तो अब देखो क्या हो गया कि जिस ये केएच की वैल्यूज है, ये बेटा किसकी वैल्यू है, केएच दिया गया है, एटीएम या बार में दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में या फिर इसको इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग में क्वेश्चन बन जाता है।
तो जरा देखो इसमें क्या हो गया, तो जिसका KH क्या होगा, कम होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा फॉर अ डिफरेंट KH वैल्यूज विच गैस इज मोर सॉल्युबल इन सॉल्वेंट या लिक्विड तो जिसका KH की वैल्यू कम, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ज्यादा, तो उस केस में क्या आएगा, CO2 जो होगा सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो ऑप्शन अगर बनाएगा तो आंसर क्या टिक करोगे, जिसका KH की वैल्यू कम, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। अगर बेटा इसी को डिक्रीजिंग में पूछेगा, तो डिक्रीजिंग में पूछेगा तो पहले क्या आएगा, CO2 आ जाएगा, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, O2 आ जाएगा, फिर इसके बाद बेटा क्या आ जाएगा, N2 आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले यानी KH की वैल्यू कम किसका है, 0.5 का है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ज्यादा, फिर इसके बाद 1.5 आएगा, दैट इज O2 है, फिर लास्ट में क्या आएगा, N2 आएगा। तो हेनरी को अच्छे समझ पाए, तो हेनरी में सिंपलिस्ट क्या होता है कि जब आप प्रेशर दोगे तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मेरी बात समझ गए अच्छे से, यानी प्रेशर जितना दोगे गैसेस पर उतना ही गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ेगा। ये बात कोई नई नहीं है। अगर गैसेस क्या होते हैं ना, ये इजीली लिक्विफिएबल होते हैं, तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर देने से या प्रेशर बढ़ाने से गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में इनहेंस करता है। क्लियर हो गया अच्छे से। तो इसमें आपके पास बेटा ये आपके कॉन्सेप्ट हो गए, ये आपके पास कुछ क्या क्वेश्चन बन सकता है ये मैंने आपको सिखा दिया है। अब इसके बाद देखो हम लोग क्या सीखेंगे, इसमें एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ को सीखेंगे। तब तक बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। बेटा जिसमें नेक्स्ट देखो हमारे पास हम लोगों ने हेनरी लॉ को डिस्कस कर लिया है, तो हेनरी लॉ के हमारे आसपास क्या प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखते हैं तो उसको कहा जाएगा एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ कहा जाएगा। और देखो हेनरी लॉ स्पेशली अगर आप देखो ये नाम है तो आप इनको प्रैक्टिकल से जोड़ोगे ना तो आसानी से सीख जाओगे। यानी इनके देखो कहाँ कहाँ एप्लीकेशन आते हैं, तो स्पेशली देखो पहला जो आता है बेटा जी सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया। तो सॉफ्ट ड्रिंक हम सभी गर्मी का टाइम देखो आने वाला है या आ भी चुका है, तो हम कोल्ड ड्रिंक्स का देखो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, CO2 गैस होता है। CO2 गैस को यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लिक्विड में क्या करते हैं, हाई प्रेशर देकर के डिजोल्व करा देते हैं, क्योंकि CO2 और ये देखो पानी है, तो बेटा जी आपस में जब ये रिएक्ट करता है ना तो H2CO3 बनाता है विच इज कार्बोनिक एसिड। तो जो हमें गले में पेन आता है ना वो इसकी वजह से आता है, यानी क्योंकि एसिड जो होते हैं स्पेशली जो होते हैं कड़वे होते हैं, तो हमें इसकी वजह से ये H2CO3 क्योंकि ये पानी और CO2 जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनाता है, जिसका जो कोल्ड ड्रिंक्स का pH होता है लगभग ये 2.5 से लेकर के 3 के बीच में होता है। अब इसमें मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, यानी प्रेशर जब ज्यादा दिया गया तो CO2 क्या होगा, CO2 की प्रेशर ज्यादा तो CO2 क्या होगा, ज्यादा सॉल्युबल होगा, किस में, लिक्विड्स में। तो वही आपका केस आ जाएगा बेटा जी सिंपलेस्ट आपके पास कोल्ड ड्रिंक्स में। देखो ये कोई नई बड़ी बात नहीं है, तो सबसे पहले किसने सोचा, हेनरी ने सोचा, इसलिए क्या आ गया नाम, हेनरी का आ गया। हम और आप नाम नहीं सोच पाते हैं, इसलिए हमारा और आपका बेटा जी नाम नहीं आता है। लेकिन मेरा काम क्या है कि आपको अवेयर कराना है, जो भी हमारे आसपास के एग्जाम्पल दिख रहे हैं उनको हमें अच्छे से दिखाना है। सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, हेनरी ने ऑब्जर्व किया, तो इसलिए इसमें हेनरी का एप्लीकेशन बोला गया। मेरी बात समझ गए। तो पहला किसमें एग्जाम्पल था, सॉफ्ट ड्रिंक्स में था। कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करके लिक्विड में क्या किया जाता है, डिजोल्व किया जाता है। बात समझ गए अच्छे से, ठीक है। अब देखो स्पेशली बेटा जी इसमें अगला जो एप्लीकेशन है इसमें एनसीईआरटी में काफी अच्छा खासा इसमें थ्योरी दिया गया है, या फिर क्या कहते हैं इसमें अच्छा खासा चीजें समझाया भी गया है, काफी इसमें डिटेल बेटा जी इसमें समझाया गया है। अब देखो जो समुद्री गोताखोर जो होते हैं ये सिलेंडर लेके चलते हैं, तो उस सिलेंडर में क्या होता है कि पहले के टाइम पे देखो थोड़ा इसमें कुछ कमियां देख लेते हैं। पहले के टाइम पर O2 के साथ साथ जो होता है N2 गैस भी इसमें यानी हम यूज करते हैं। O2 के साथ क्या करते हैं, N2 गैस भी हम लोग इसमें यूज करते हैं। O2 क्या होता है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है, सर्वाइवल के लिए काम करता है, या हमें ऑक्सीजन जो होता है सभी के लिए आवश्यक होता है जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो नीचे क्या होता है, नीचे तो ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, तो अब स्पेशली क्या होता है कि हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें N2 भी होता था पहले के टाइम में बेटा जी। अब क्या होता है स्पेशली कि जब लोग समुद्र के डेप्थ में जाते हैं, समुद्र के गहराई में जाते हैं, तो समुद्र के गहराई में जाओगे तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। अब प्रेशर ज्यादा होगा बेटा जी यानी इन डेप्थ यानी समुद्र के गहराई में प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो O2 के साथ साथ N2 भी क्या होगा, N2 की भी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। अब इनकी सॉल्युबिलिटी के साथ साथ हमें यानी हमें ऑक्सीजन के साथ साथ N2 भी हमारे ब्लड में क्या होगा, डिजोल्व होगा, ब्लड में क्या होगा, डिजोल्व होगा। समस्या तब आती है जब हम लोग क्या है ना कि आप नीचे से जब ऊपर आते हो, जब समुद्र के गहराई में गए प्रेशर ज्यादा था
तो N2 भी क्या होगा, हमारे ब्लड में बेटा डिजोल्व होगा, यानी हमारे जो नसें होती है ना, इनमें भी ये अच्छे से डिजोल्व हो जाता है। और N2 जो होता है वेरी पॉइजनस गैस होता है, ये हम सभी को पता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होते हैं ये वेरी पॉइजनस गैस होते हैं। अब क्या होता है, समस्या तब होता है जब आप सरफेस पे आते हो, जब आप समुद्र में खोजबीन करके चले तो गए, और जब आप ऊपर आने की बारी आएगी तो पर्सन्स क्या होते थे, यानी कि डेड हो जाते थे या उनको बीमारी हो जाती थी। तो बेटा उस बीमारी का नाम था, यानी कि उस बीमारी का नाम था मेडिकल कंडीशन में उसको बोला जाता था मेडिकल कंडीशंस, या उस डिजीज का नाम था बेंट्स, यानी उस डिजीज का बेटा नाम क्या है, बेंट्स है। बेंट्स देखो ये किस तरह का मतलब कॉज होता है, यानी कैसे ये अपीयर्स होता है जब आप सरफेस पे आते हो। तो नाइट्रोजन जो होता है, क्योंकि अब ये हमारे जो नशे से है ये बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि अब ये तो ब्लड में डिजोल्व हो गया है, तो अब क्या है ना कि ये हमारे चकते चकते बन जाते हैं, हमारे जो नशे होते हैं, जो वेन्स होते हैं, विन्स होते हैं, इसमें नशे में चकते बन जाते हैं, बबल्स बन जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, मेडिकल कंडीशन में बेंट्स बोला जाता है, क्योंकि ये N2 जो होता है वेरी पॉइजनस होता है। अब ये O2 के साथ N2 भी डिजोल्व हो जाता है, और O2 सर्वाइवल में काम आ जाता है, N2 तो सर्वाइवल में काम आता नहीं है। अब क्या होता है कि जब ये सरफेस पे आते हैं तो सरफेस पे हमारे पास ये जो अंदर गैसेस डिजोल्व हैं ये बबल्स बन जाते हैं, और इसी बबल्स को बोलते हैं मेडिकल कंडीशन बेटा जी बेंट्स बोला जाता है। तो देखो मजाक मजाक में क्या है कि हम समुद्र में तो चले गए खोजबीन करने के लिए, और क्या होता है जब सरफेस पे आते हैं तो हमें बीमारी का सामना करना पड़ता है, और उस बीमारी का नाम है बेंट्स नाम है। फिर भी लेकिन साइंटिस्टों ने देखो हार नहीं माना, और आज का डेट जो है समझो, यानी हम लोग क्या ना कि आज भी समुद्र में यानी क्या कहते हैं अच्छे खासे, यानी कि समुद्र में ढेर सारे रहस्यमयी घटनाएं को जानने के लिए जाते हैं। तो जो आज का जो नाउ डे सिनेरियो है, हम O2 और N2 के साथ क्या ना कि हीलियम गैस भी मिलाते हैं, हीलियम गैस को भी डाइल्यूट कर देते हैं। तो जो करंट सिनेरियो है आज के करंट नाउ डेज, तो आप इसको नाउ डेज के केस में हम O2 के साथ साथ देखो परसेंटेज भी आपका दिया गया है, तो परसेंटेज आपको उतना इंपॉर्टेंस नहीं याद करना, मेनली जो आपके पास जो साइंस छिपा हुआ है हम आपको ये समझाना चाहते हैं। तो आपको लर्निंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, जो इसके अंदर मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट है वो अच्छे समझना है। तो O2 और N2 के साथ क्या होता है कि आज के डेट में हम हीलियम गैस को भी क्या करते हैं, मिलाते हैं। हीलियम गैस क्या होता है, एक नोबल गैस होता है ये, यानी इनसॉल्युबल होता है। तो ये N2 की टॉक्सिक को क्या करता है, यानी कम करता है, या इसको यानी अनरिएक्ट करता है। अब इस वजह से क्या होता है कि आज के सिनेरियो में जो भी आपके सिलेंड्रिकल आजकल के जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उसमें N2 के साथ साथ हम हीलियम गैस मिलाते हैं, ताकि क्या करता है इसकी अनरिएक्टिव को या रिएक्टिविटी को कम करता है, जिससे हम मेडिकल कंडीशन दैट इज बेंट से बच सके। ठीक है, तो अब आप मजे मजे में भी जा सकते हो, क्योंकि साइंटिस्टों ने इसका भी समाधान रखा हुआ है। तो आज के डेट में हम लोग क्या करते हैं, हीलियम जैसे गैस को यूज करते हैं, डाइल्यूट करके उसमें मिलाते हैं। अब हमें क्या समझना है इसमें है, हमें इस मेडिकल कंडीशन यानी बीमारी का नाम जानना है, क्योंकि ये एक नंबर में पूछ सकता है कि इन डीप सी डाइविंग कौन सा इसमें मेडिकल कंडीशन होता है बेटा, इसमें बेंट्स नामक बीमारी का जन्म होता है, या बेंट्स नामक बीमारी का हमें देखने को मिल जाता है, ये हमारे बॉडी में देखने को मिल जाते हैं। यानी इसका मतलब है कि हमारे जो नसें हैं या जो हमारे आसपास के जो ये सरफेस है स्किन पर, ये चकते बन जाते हैं, बबल्स बन जाते हैं, इन्हीं को हम लोग मेडिकल कंडीशन में क्या कहते हैं बेटा जी, बेंट्स कहा जाता है। अब देखो तो मजाक मजाक में क्या ना कि हम नीचे भी जा रहे हैं, समुद्र में भी जाते हैं रहस्यमयी घटनाओं को पता करने के लिए, तो इनसे तो बाज नहीं आए, तो फिर क्या कुछ होते हैं, कुछ पर्वतारोही होते हैं, इन वाले को समुद्री गोताखोर कहा जाता है, और जो ऊपर चढ़ाई करते हैं पर्वत पे तो उनको पर्वतारोही कहा जाता है। तो ये सब भी क्या करते हैं, नहीं मानते, ये भी जाते हैं हिमालय के चोटी पे जाते हैं, हाइट नापने जाते हैं, ये भी चले गए नापने के लिए। अब देखो नापने तो चले गए, अब जब नाप करके आते हैं तो ये क्या ना कि भूल जाते हैं कि हमारे नाम क्या है, हमारे पिताजी का नाम क्या है। इन मेडिकल कंडीशन में एनोक्सिया कहा जाता है। अब भूलते कैसे हैं, जरा इसका कहानी समझो। तो इस वाले भाई साहब वाले केस में क्या होता है, जब पर्वतारोही होते हैं तो ऐसे वाले में बीमारी का नाम क्या है, सब बीमारी का नाम ही जानना है, क्योंकि यही सब क्या ना ऑब्जेक्टिव में वर्डिंग में पूछ लेता है। तो ऐसे वाले में बीमारी का नाम क्या है, एनोक्सिया। एनोक्सिया का मतलब होता है अ पर्सन इज अनेबल टू क्लियर थिंक, यानी पर्सन इज अनेबल टू क्लियर थिंक। इस सिम्टम्स को क्या कहते हैं, एनोक्सिया कहते हैं। यानी इसमें मेमोरी क्या ना कमजोर पड़ जाता है, याददाश्त कमजोर पड़ जाता है। अब ऊपर तो चले गए, पर्वतारोही चले गए, जब नीचे आते हैं तो कहते हैं हु आर यू, यानी आपका नाम ही भूल जाते हैं। तो देखो इसमें कैसे ही हुआ, जब बेटा ऊपर जाते हैं तो ऊपर एटमॉस्फेरिक, यानी जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो प्रेशर क्या ना कम होता है। अब समझो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो हमें ऑक्सीजन भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो हमें ऑक्सीजन जब कम मिलेगा, लंग्स तक ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, तो जाहिर सी बात है कि हमें कुछ ना कुछ बीमारी होना है। तो शुरुआत में देखो क्या होता है कि हम मजबूत होते हैं, जवान होते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
लेकिन इसका 10 साल बाद 15 साल बाद क्या होना, इसका इम्पैक्ट दिखने लगता है। जो पर्वतारोही होते हैं, आप उनसे बाद में जब मिलोगे तो आपके ही परिवार के लोग को नहीं पहचान पाते हैं, तो इसका मतलब एनॉक्सिया नामक बीमारी हो गई है। तो जब ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी लो हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे हमें ऑक्सीजन क्या होता है, लंग्स में कम पहुंचता है। अब ऑक्सीजन कम पहुंचेगा तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, जो बीमारी होता है, मेमोरी क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। और इसी कमजोर मेमोरी को कहते हैं बेटा मेडिकल कंडीशन में एनॉक्सिया कहा जाता है। एनॉक्सिया का मतलब हो गया, सिंपलिस्ट क्या हो गया, याददाश्त का कमजोर पड़ना, यानी कि मेमोरी का कमजोर पड़ना, दैट इज एनॉक्सिया। तो देखो इतने सारे क्या है ना कि एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ है। आपने नहीं सोचा इसलिए आपका नाम नहीं आया था, किसने सोचा, हेनरी ने सोचा, नाम आ गया, हेनरी लॉ आ गया। बस हमारे और आपके बस इतना ही डिफरेंस था। तो आई होप कि मैंने आपको काम क्या कर दिया है, आसान कर दिया है। ये सब एनसीईआरटी में अच्छे थ्योरी दिए गए हैं, आप मेरे समझाने के बाद उसको आप पढ़ेंगे तो डिक्टो सारी लाइन अच्छे से आ जाएगी समझ में। तो अगर आप सिंपली अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में इसका वेट करूंगा कि क्या आपको ये मेरे समझाने से, क्या आपको एनसीईआरटी या कोई भी रेफरेंस बुक समझ में आ गया है, तो जरूर आप मेरे को कमेंट करिएगा। ओके, तब तक आप इसको नोट कर लो। फिर इस पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं, या देखो पहले मैं इस पे एक बेटा क्वेश्चन करा देता हूँ। अब देखो इसमें रिसेंटली ये आपके पास जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ, ये आपके पास बेटा जी 2000 ये आपका 24 का क्वेश्चन है। अभी इसी साल में हेनरी लॉ पे देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये 2024 का ही स्पेशली ये क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। देखो इसमें क्या पूछा गया था, वाई आर aquatic स्पीसीज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर इन कंपेरिजन टू वार्म वाटर। क्वेश्चन समझ पाए अच्छे से। ये 2024 का लॉन्ग क्वेश्चन में आप देखोगे बेटा जी ये क्वेश्चन पूछा गया था सेक्शन ई में, क्वेश्चन नंबर ये दूसरा पार्ट पूछा गया था, वाई आर aquatic स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर इन कंपेरिजन टू वार्म वाटर। कहना ये चाहता है कि जो ठंडी के टाइम पे, थोड़ा इसको मैं समझा देता हूं, फिर क्या ना इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है। क्वेश्चन का देखो मतलब समझ पाए, वाई आर aquatic स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड सीजन एज कंपेरिजन टू वार्म वाटर। अब क्वेश्चन को अच्छे से लिख लिए होंगे, 2-3 बार मैंने बोल दिया है। तो कोल्ड सीजन में जो होता है, देखो जरा अच्छे समझते, देखो कोल्ड सीजन की बात करोगे या विंटर सीजन की बात करोगे तो बेटा जी टेम्परेचर क्या है, लोअर है समझो। तो कोल्ड सीजन में क्या हो गया, टेम्परेचर लोअर है। अब टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी से मैंने अभी रिलेशन बताया था, टेम्परेचर अगर कम है, टेम्परेचर यदि कम है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बेटा जी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। अब टेम्परेचर कम है, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या हो गया, O2, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या हो गया, O2 क्या होगा, सबसे ज्यादा डिजोल्व होगा। तो इसमें सिंपलेस्ट ऐसे भी कह सकते हो, अगर पूछेगा यानी कि विद द हेल्प ऑफ हेनरी लॉ, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे, ये नॉर्मल अगर ऐसे पूछा गया है तो आप टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी से ऐसे बता सकते हो, यानी कि इन अ कोल्ड सीजन या इन केस ऑफ कोल्ड सीजन लोअर टेम्परेचर ग्रेटर डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर या ग्रेटर डिसॉल्व ऑक्सीजन इन लिक्विड विच इज मोर सर्वाइवल इन कोल्ड सीजन एज कंपेयर टू वार्म सीजन। तो आई होप आप इसको वर्डिंग में आप अच्छे से लिख ली होगी। अगर इसी को आपको टेम्परेचर से हेनरी से समझाना होगा तो टेम्परेचर का देखो, अगर टेम्परेचर कम होगा कोल्ड सीजन में तो KH भी क्या होगा, KH भी बेटा जी कम होगा। अगर KH कम होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सॉल्युबिलिटी का मैक्सिमम होना मतलब O2 का ज्यादा होना, किसमें, पानी में। पानी में अगर O2 ज्यादा मिलेगा तो जाहिर सी बात है मछलियां क्या होंगी, वो सबसे लंबे समय तक जीवित रहेंगी। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब एनसीईआरटी में 1-2 इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज वेपर प्रेशर। तो बच्चों इसमें 2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने ये पिक किया हुआ है, तो ये मैंने एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। तो अगर आपको रिप्रेजेंटेशन समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप एनसीईआरटी में आप जाके देख सकते हैं। ये बेस्ड ऑन हेनरी लॉ पे 2 न्यूमेरिकल दिए गए थे। तो हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है कि पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे समझो और उस पर रिलेटेड जो क्वेश्चन PYQ में या एनसीईआरटी में या इसके अलावा जो भी आपके रेफरेंस बुक हो सकते हैं, तो क्वेश्चन को आप एक बार रीड आउट कर लो। H2S और टॉक्सिक गैस है, वैसे H2S एक टॉक्सिक गैस बेटा होता ही है। इसकी जो स्मेलिंग आती है रोटेन एग, यानी जो अंडे सड़ जाते हैं वैसे इसकी स्मेलिंग आती है। हालांकि उससे मतलब नहीं है, हमारे क्वेश्चन पे काम ये है कि पूछा क्या गया है, if the solubility of a H2S gas in water at STP 0.195 कैलकुलेट KH निकालना है। तो बेटा जी इसमें सिंपलेस्ट क्या निकालना है, हेनरीज लॉज कांस्टेंट निकालना है। अब देखो मेरे पास सिंपलेस्ट जो अगर फॉर्मूले रिलेट करोगे तो PB जो होता है
के एच एक्स बी होता है। तो मेरे को देखो क्या चाहिए, यानी प्रेशर देखो क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। अगर आपके पास एच टी पी दिया गया है तो बेटा उस केस में जो प्रेशर की वैल्यू होता है 0.987 बार होता है, या 1, या फिर आप सिंपली 760 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले सकते हो। तो 0.987 ये बार ये स्टैंडर्ड प्रेशर है, ये आपको हालांकि डेटा देता है बेटा, समझो ठीक है। या स्पेशली आप इसको 1 बार आप एज्यूम कर सकते हो, या इसकी इक्विवेलेंट जो है 1 बार आप इसको रख सकते हो, क्योंकि ये सारा डेटा आपको एनसीईआरटी में नहीं देता है। ये मान के चलिए कि आपको अलग से ये चीजें याद होना चाहिए, या फिर अपने मेंटर से आप इसको पूछ सकते हो। अब देखो मेरे को इसमें काम क्या करना है, एक्स बी बेटा देखो निकालना है। अब एक्स बी को निकालने के लिए हमारे क्वेश्चन में देखो ये स्मॉल एम दिया गया है, इसको हाईलाइट करते हैं। देखो क्या इसका मतलब है, 0.195 मोलैलिटी, 0.1995 मोलैलिटी का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पॉइंट, देखो ये सब मैंने कॉन्सेंट्रेशन टर्म में समझाया था। स्मॉल एम है तो मोलैलिटी है बेटा जी, तो ये क्या हो जाएगा, मोल ऑफ H2S, ठीक है, यानी 0.195 मोल ऑफ H2S। H2S is present in 1000 ग्राम सॉल्वेंट। अब बेटा सॉल्वेंट क्या है, पानी होता है, कुछ नहीं होगा, नहीं दिया गया तो चलो पानी, देखो यहाँ वाटर दिया गया, वैसे वाटर दिया गया है तो सॉल्वेंट क्या होगा, यहाँ पर वाटर होगा, जो कि कितना ग्राम का है, 1000 ग्राम का बेटा जी है। समझ में आ गया अच्छे से? देखो मेरे को ये NB, यानी NB बोले तो सॉल्यूट का मोल कितना है, H2S कम है ना, तो ये सॉल्यूट हो जाएगा 0.195, ये आपका मोल आ जाएगा। अब मेरे को सिंपलेस्ट क्या करना है, Na निकालना है। Na कैसे निकालोगे, देखो ये आपके पास गिवन मास हो गया, गिवन मास अपॉन मोलर मास, जैसे मोल निकाला जाता है। ये ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं सीखे होगे तो मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दूंगा, आप पुराने लेक्चर को जरूर एक बार अच्छे से, कैसे मोल निकालते हैं, कैसे मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, उनको आप देख सकते हो। तो गिवन मास कितना बेटा जी, 1000 है, 18 होता है, ये 55.55 करके इसका आएगा। आप चेक करो, 18×5 ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो देखो मेरे को क्या निकल गया, NB निकल गया, Na निकल गया। तो अब सिमिलरली क्या निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या हो गया, सॉल्यूट, यानी कि आपके पास H2S है जो कि मोल फ्रैक्शन B, यानी ऐसे लिखा जाएगा, B मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, यानी इंडिविजुअल मोल डिवाइड बाय बेटा जी क्या बनेगा, Na प्लस NB बनेगा, ठीक है। तो मैं इसमें कैलकुलेशन नहीं करूंगा, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा क्योंकि थोड़ा मेरा वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो अब देखो NB कितना दिया गया है, 0.195 दिया गया है, इसको आप जोड़ोगे तो पॉइंट क्या हो जाएगा, स्पेशली 195 प्लस कितना हो जाएगा, 55.5 हो जाएगा। ये आपके पास बेटा जी XB आ जाएगा। तो अब आपके पास XB आ गया, तो सिमिलरली क्या निकालोगे, तो PB इक्वल टू क्या होता है, KH XB होता है। अब आपके पास KH निकालना होगा, तो KH क्या हो जाएगा, PB डिवाइड बाई XB हो जाएगा। तो बस आपके सामने ये सारा चीजें दिया गया। देखो XB जो भी आएगा ना वो 1 से कम ही आएगा, क्योंकि फ्रैक्शन जो होता है ना, मोल फ्रैक्शन के जो आंसर आते हैं ना वो 1 से कम ही आते हैं। तो आपका स्पेशली PB की जो वैल्यू है 0.987 है, आप इसको 0.987 और इसके बाद जो भी आप ये सॉल्व करोगे 1 से कम ही आएगा, तो दैट इज KH आ जाएगा। तो KH भी क्या आएगा, 1 से कम ही आएगा। तो आई होप कि आप इतना अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप इसके बाद क्या ना अगले क्वेश्चन को करते, तब तक आप इसको एक बार नोट कर लो, फिर अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो बेटा देखो इसमें अब अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो इसमें मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इसका आंसर जो है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर प्रेडिक्ट करना, ठीक है। इस वाले को भी मैं आंसर छोड़ देता हूं ताकि मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इंगेज रहें। तो स्पेशली मैं इसके आंसर तक छोड़ दूंगा, आप आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, लास्ट स्टेप जरूर इंक्लूड करिएगा। अब देखो इसमें क्या दिया गया है, हेनरीज लॉस कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज इतना दिया गया है, क्योंकि हेनरीज स्पेशली KH है तो PA आएगा, मतलब प्रेशर है तो बार में हो सकता है, तो पास्कल में दिया गया है। PA का मतलब पास्कल में दिया गया है। इसमें टेम्परेचर का कोई रोल होता नहीं है, टेम्परेचर एक स्टैंडर्ड कैटेगरी है, मतलब वो 298 दिया गया है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 50 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 ATM। क्या बात है, ये देखो इतना धमाकेदार इसमें क्वेश्चन दिया गया है। तो देखो इसमें क्वेश्चन आप इतना अच्छे से समझ नहीं पाओगे। हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, पहले उसका थोड़ा एम पकड़ो, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज में निकालना क्या है पहले उसको समझते हैं। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, यानी कि 500 ml में
500 ml में कितना CO2 डिजोल्व है, हमें वो चीज निकालना है। अब स्पेशली देखो, स्पेशली अगर मैं बेटा जी मोल बताऊं तो मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हमें क्या निकालना, वी नीड टू फाइंड W, यानी हमें क्या निकालना है, W मतलब हो गया गिवन मास निकालना है कि 500 ml में कितना हमारा मास घुला हुआ है या कितना डिजोल्व है, हमें उसी को निकालना है, उसी को पूछा गया है क्वांटिटी के टर्म में। तो सबसे पहले मेरे को क्या निकालना होगा, NB, यानी मेरे को बेटा जी निकालना होगा NB मतलब CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का हमें सबसे पहले मोल पता करना होगा। अब मोल पता करने के लिए देखो कैसे कैसे चीजें लिंक करते हैं, तो पहले यानी उल्टा सोचो, हमें क्या निकालना, W कैसे निकलेगा, मोल से, और ये मोल कैसे निकलेगा, हेनरी की जरा सोचो। तो बेटा जी इसमें दिया गया है PB इक्वल टू KH/XB होता है, बात समझ गए। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, फर्स्टली वी फाइंड XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो गया। ये क्या हो जाएगा, PB डिवाइड बाई KH हो जाएगा, सही है। अब देखो PB क्या है, क्वेश्चन में स्पेशली बेटा जी दिया गया है, PB कितना दिया गया, 2.5 ATM दिया गया है, मेरी बात समझ गया ना, हाँ 2.5 ATM दिया गया है, यानी सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 ATM CO2 प्रेशर दिया गया, वो आगे उसमें प्रेशर दिया गया, मैंने थोड़ा वर्डिंग कम कर दिया है। तो सबसे पहले मेरे को देखो XB निकालना है, ये मेरा टारगेट है। तो PV कितना दिया गया है, 2.5 ATM है, और देखो यूनिट का बड़ा लोचा होता है, एक में पास्कल दिया गया है। तो 1 एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है ये 10 की पावर 5 पास्कल के इक्विवेलेंट होता है। यहाँ तक आप इसको अलग से इन्फॉर्मेशन नोट कर लो, अलग से जो कुछ भी नया आएगा मैं इसको अलग से साइड में मेंशन कर दूंगा, आपको अलग से जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये 2.5 हो जाएगा, ठीक है, सही है ना, और ये बेटा जी 10 की पावर 5 हो जाएगा। अब नीचे कितना दिया गया है, हेनरीज लॉस कांस्टेंट फॉर CO2, ठीक है, ये आपके पास 1.67 है इंटू 10 की पावर बेटा जी 8 आ जाएगा। इसको आई होप कि आप सॉल्व कर ले जाओगे, 10 की पावर 8 ऊपर चला जाएगा। तो स्पेशली क्या कहते हैं, मैं छोड़ देता हूं, मेरे पास इतना समय भी अलाउ नहीं कर रहा है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका कैलकुलेशन जो भी आएगा उसको बताइएगा। तो इससे देखो x भी निकल जाएगा, मैं इतना मांग चलता हूँ, आप x भी निकाल ले जाओगे। अब देखो आपके पास x भी अगर आ जाएगा तो मेरे को देखो मोल निकालना है, ये क्या हो जाएगा, NB डिवाइड बाई NB प्लस बेटा जी Na हो जाएगा, बात समझ गए अच्छे से, ओके। अब देखो x भी मेरे पास किससे आ जाएगा, इस वाली वैल्यू से आ जाएगा। NB मेरे को निकालना है, NB देखो निकालना है मेरे को अच्छे से। अब देखो इसमें ये वाला जो क्वांटिटी है, मेरे को इसमें ये वाला जो एक्सप्रेशन को देखोगे, न्यूमेरिकल करना है ना मेरे को अच्छे से। तो NB बेटा जी मेरे को निकालना, हाँ ठीक है। तो इसमें ये वाला जो डिनोमिनेटर है, इसमें ये NB जो होता है सॉल्यूट का मोल होता है, Na क्या होता है, सॉल्वेंट का मोल होता है। तो ये क्या होता है, कम होता है। तो फॉर न्यूमेरिकल के लिए या कैलकुलेशन के लिए दिस पार्ट इज नेग्लिजिबल, इसको कैलकुलेशन में क्या करोगे, NB को नेग्लेक्ट कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे समझो जैसे मान लो ये 0.1 है और तुम्हारे पास ये मान लो 55.5 है, तो इसमें अगर ये जोड़ोगे तो कोई ज्यादा वैल्यू में डिफरेंस नहीं आएगा। इसलिए क्या होता है कि इस वैल्यू को हम लोग फॉर कैलकुलेशन के लिए नेग्लेक्ट कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से। तो अब देखो यहाँ पर मान लो सपोज कुछ भी XB की वैल्यू आ जाएगा, NB आपको निकालना ही है, ठीक है। नीचे क्या कर दोगे, इसको नेग्लेक्ट कर दियो, क्या बचा है Na। तो अब क्या करो, Na को फाइंड करो। अब क्या करना है, Na को फाइंड करना है। क्या दिया गया है, 50 ml दिया गया है। अब देखो वाटर का बेटा जो डेंसिटी होता है ना 1 ग्राम पर ml होता है। देखो ml को कैसे मेरे को ग्राम में या केजी में रिलेट करना है, यानी आपके पास जो डेंसिटी जो होता है बेटा जी मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम होता है। और वाटर का जो डेंसिटी क्या होता है, 1 ग्राम पर ml होता है, 1 ग्राम पर क्या होता है, ml होता है। और आपको मास चाहिए वाटर का, मास ऑफ वाटर लिख लो इसको अच्छे से, ठीक है। और वॉल्यूम कितना दिया गया है, 500 ml दिया गया है। अब देखो ये ml से ml कट जाएगा, तो मास ऑफ वाटर कितना आ गया, मास ऑफ वाटर 500 ग्राम आ गया बेटा जी। देखो ml को कैसे रेट करना था, ग्राम में, ठीक है। डायरेक्ट किसी बुक में अगर देखोगे सॉल्यूशन को तो डायरेक्ट इसको क्या ना कि ml से ग्राम में कन्वर्ट कर देता है, तो आप परेशान हो जाओगे क्योंकि ग्राम से ml कैसे चला गया, क्योंकि बड़ा लोचा इसमें समझ में आता है। तो इसको देखो ऐसे रेट करते हैं, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है 1 ग्राम पर ml होता है। तो आप वाटर का कितना पा गए, 500 ग्राम पा गए। अब इससे क्या ना कि सॉल्वेंट का मोल निकाल सकते हो, तो 500 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब आप इसको बेटा जी सॉल्व कर सकते हो, देखो ये आसान कैलकुलेशन है। तो कितना हो जाएगा, यानी कि 18 में 36, तो 2 बार में जाएगा ये समझो, ठीक है। 36 हो गया, और देखो 14 का डिफरेंस है 140 हो जाएगा, ठीक है। 18 5 90 हो जाएगा, 18 के टेबल से देखो 18 साथ कर लो,
तो 18 7 जा कितना होगा, 8 7 56 और 7 5 12, तो 126 हो जाएगा। तो लगभग ये 26 बेटा जी आ गया आपके पास। इतना समझ गई मेरी बात को? ठीक है, हाँ सही है। अब देखो एक 26 पॉइंट समथिंग कुछ भी मान लो, तो आपके पास एन बी निकालना है, एक्स बी आप उधर से निकल गया। मान लो सपोज एक्स बी की वैल्यू मैं एक रफ आइडिया ले लेता हूँ 2.1 आया करके, तो एन बी आपके पास निकालना है और इसकी वैल्यू कितना आ गया, 26 आ गया है। इसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो सपोज कुछ एन बी आ जाएगा। मेरी बात समझ गए अच्छे से? अब एन बी आ गया, वही तरीका देखो, अब एन बी आ गया तो इससे क्या निकाल सकते हो, अब इससे आप अपना ये निकाल सकते हो। देखो एन बी मान लो बेटा जी सपोज कुछ भी आ गया है, मान लो कि 56 आ गया है। अब एनबी से क्या करोगे, NCO2, एनबी से क्या करोगे, WB डिवाइड बाई MB लिखोगे। CO2 है तो CO2 क्या होता है, मोलर मास 44 होता है। CO2 का मोलर मास कितना होता है, 44 होता है। तो सपोज जो भी आया होगा X, और ये मान लो सपोज WB निकालना है और ये 44 हो जाएगा। तो W कितना आ जाएगा बेटा जी, WB इज इक्वल टू 44 इंटू मैं मान लेता हूँ सपोज X, ये किससे आया होगा, NCO2 से आया होगा। अब जो भी x आएगा इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, हमें CO2 कितना डिजॉल्व है, यानी उसका हमें क्वांटिटी आ जाएगा। तो इसका मुझे वेट रहेगा कि इसका आंसर क्या आएगा। जो मेरा प्रोसीजर है देखो कैलकुलेशन क्या है, ये सब मैथमेटिक्स का पोर्शन है। अब मेरे पास टाइम कम था, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं मान के चलता हूं कि आप मेरे को ये कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर प्रिडिक्ट करेंगे। नहीं आता है तो आप मेरे को बताना, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप कि अब इसमें ज्यादा डिटेल मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो इसमें केमिस्ट्री छिपा हुआ है या जो इसमें कॉन्सेप्ट छिपा हुआ था मैंने बता दिया है। कैलकुलेशन आपके ऊपर है, तो जरूर मेरे को इसका आंसर प्रेडिक्ट करिएगा एक स्टेप मेरे को समझा करके। तो बस आज तो बेटा इतना ही करते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा। अगर लगा होगा तो जरूर मेरे को आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। ओके, थैंक यू।